हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा के कोई 3 दोष या बुराई बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट है, जाति प्रथा समाज को कई हिस्सों में विभाजित कर देती है। सेकंड है, इससे देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचती है। थर्ड है, इससे छुआछूत की प्रथा का जो है प्रसार होता है। क्वेश्चन 2, अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है, अल बिरूनी उज्बेकिस्तान के खवारिजम शहर का निवासी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी पुस्तक का नाम किताब अल हिंद है, जिसे अरबी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन 3, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। तो इसका उत्तर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय उस राज्य से है जिसमें लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। धर्म के आधार पर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन 5, B.R. अम्बेडकर कौन थे। तो इसका आंसर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका पूरा नाम था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के एक प्रसिद्ध विधिवेता एवं अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन 6, किन्हीं 3 यात्रियों के बारे में बताइए जिन्होंने मध्यकाल यानी कि 11वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। तो इसमें देखिए, पहला है अल बिरूनी, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। सेकंड है जो है इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। थर्ड है फ्रांसवा बर्नियर, 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आया था। क्वेश्चन 7, अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे। तो इसका आंसर है, जनरल कनिंगम ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी थे, जो सेना से सेवानिवृत्ति के उपरांत भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में सन 1871 में नियुक्त हुए थे और उस पद पर सन 1885 तक कार्यरत रहे। क्वेश्चन 8, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। तो इसका उत्तर है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए एक फार्मूला विकसित किया। समिति ने सुझाव दिया था कि देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आगामी 15 वर्षों के लिए सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कार्य के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। क्वेश्चन 9, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू के मेल से बनी भाषा थी। हिंदुस्तानी भारतीय जनता के एक बड़े भाग की भाषा थी। गांधी जी को लगता था कि यह भाषा हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए सही है। इससे राष्ट्र निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ेगा। इसलिए गांधी जी को ऐसा लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन 10, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, जनश्रुतियों के अनुसार महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार माना गया है, लेकिन आधुनिक विद्वान इससे सहमत नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी रचना भाट साथियों ने की, जिन्हें सूत कहा जाता था, और ये सूत राजाओं के साथ युद्ध के मैदानों में जाते थे। आगे चलकर यह कथा ब्राह्मण लेखकों के हाथ में चली गई। क्वेश्चन 11, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसमें पहला महत्व है, भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। सेकंड है, यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। नेक्स्ट है, समाज के सभी अंग जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। नेक्स्ट है, इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की जो है व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः है काल्पनिक हैं। क्वेश्चन 12, मनुस्मृति ग्रंथ के 3 महत्वों पर प्रकाश डालिए। तो पहला है, यह तत्कालीन
समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन करता है। नेक्स्ट है इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं की जीवन शैली में दिखाई देता है। नेक्स्ट मनुस्मृति ने समकालीन समाज के लोगों के दृष्टिकोण के बारे में बताया है। क्वेश्चन 13, आईने अकबरी का वर्णन कीजिए। तो पहला है अकबर के साम्राज्य का झलक दर्शाना। नेक्स्ट है सैनिक संगठन का वर्णन करना। नेक्स्ट सरकार के विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देना। नेक्स्ट राजस्व के स्रोत तथा हिसाब रखना। नेक्स्ट खेती और समाज का वर्णन करना। क्वेश्चन 14, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है भूमि कर या लगान इकट्ठा करने की प्रथा जो 1793 में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि 1786 से लेकर 1793 ने चलाई, उसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि जमींदारों को स्थायी रूप से दे दी गई। इस भूमि कर व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। क्वेश्चन 15, भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से थे। तो इसका उत्तर है भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य भागों में यानी कि वर्गों में बांटते हैं, सगुण यानी कि विशेषण सहित और निर्गुण यानी कि विशेषण विहीन। क्वेश्चन 16, इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को कौन सी 5 बातें माननी पड़ती थी। तो इसमें पहला है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दूसरा पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं। थर्ड, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। फोर्थ, खैरात बांटनी चाहिए। फिफ्थ, जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना और रमजान के महीने में रोजे रखना चाहिए। क्वेश्चन 17, पंपा देवी कौन थी। तो इसका उत्तर है पंपा देवी विजयनगर साम्राज्य की देवी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी नाम का विकास पंपा से हुआ है जो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है। पंपा का अर्थ है ब्रह्मा की बेटी यानी कि पार्वती से भी है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती ने यहाँ पर एक शक्तिशाली ध्यान लगाया और शिव की पूजा की। क्वेश्चन 18, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका उत्तर है विजयनगर वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356 ईस्वी हुआ, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन 19, भक्ति आंदोलन क्या था। तो इसका उत्तर है मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल में अनेक हिंदू संतों और सुधारकों ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए एवं हिंदू मुस्लिम द्वेष को कम करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में संतों ने अपने अपने तरीकों से अपने आराध्य की स्तुति की है। कुछ भक्ति संत अपने आराध्य का भजन करते हुए घूमते थे तथा मंदिरों में उनकी पूजा करते थे। क्वेश्चन 20, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। तो इसका उत्तर है अवध में विद्रोह अपेक्षाकृत सबसे व्यापक था। इस प्रांत में 8 डिवीजन थे, उन सभी में विद्रोह हुआ। यहाँ किसान और दस्तकार से लेकर ताल्लुकदार और नवाबी परिवार के सदस्यों सहित सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। हर एक गांव से लोग विद्रोह में शामिल हुए। यहाँ विदेशी शासन के विरुद्ध यह विद्रोह लोक प्रतिरोध का रूप धारण कर चुका था। लोग फिरंगी राज के आने से अत्यधिक आहत थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी दुनिया लूट गई है और वे सब कुछ बिखर गया है जिन्हें वो प्यार करते थे। क्वेश्चन 21, इब्न बतूता ने नारियल तथा पान का वर्णन किस प्रकार किया था। तो इसका उत्तर है इब्न बतूता ने नारियल तथा पान को भारत की 2 ऐसी वानस्पतिक उपज बताया जिनसे उनके पाठक पूरी तरह अपरिचित थे। उनके अनुसार पान एक ऐसा वृक्ष था जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता था। पान कोई फल नहीं होता था और इसे केवल पत्तियों के द्वारा उगाया जाता था। नारियल को इब्न बतूता ने विस्मयकारी वृक्ष बताया जो बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसा था। क्वेश्चन 22, भारत में परिवार व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पहला है भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। सेकंड है परिवार का सर्वाधिक बुजुर्ग व्यक्ति घर का मुखिया होता है। तीसरा, परिवार के सभी सदस्यों के उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। चौथा, परिवार जो है मुख्यतः पुरुष प्रधान होते हैं। क्वेश्चन 23, गांधार शैली की मूर्तिकला की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है गांधार शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाएं मुख्य विषय रहे हैं। नेक्स्ट, इस शैली में महात्मा बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई गई थी। नेक्स्ट, इस शैली की मूर्तियों में यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रित प्रभाव देखा जाता है।
नेक्स्ट है, इसमें जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन 24, जिन्स ए कामिल से क्या अभिप्राय है? मुगल राज्य इन्हें बढ़ावा क्यों देते थे? तो इसका उत्तर है, मुगल काल में सबसे अच्छी फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। कपास और गन्ना इस प्रकार की फसलों के उदाहरण थे। मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि इनमें राज्य को ज़्यादा कर यानी कि टैक्स मिलता था। क्वेश्चन 25, महायान और हीनयान में 3 अंतर बताइए। तो पहला अंतर है, महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में है जबकि हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली भाषा में है। सेकंड, महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा आरंभ हो गई जबकि हीनयान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को आदर्श और पवित्रता का प्रतीक पुरुष माना गया। थर्ड है, महायान बौद्ध धर्म का नूतन संप्रदाय है जबकि हीनयान बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन संप्रदाय है। क्वेश्चन 26, त्रिरत्न से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, त्रिरत्न एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 3 रत्न। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म में निर्वाण त्रिरत्न की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अर्थ का वर्णन इस प्रकार है। तो इसमें देखिए, सम्यक दर्शन यानी यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना। नेक्स्ट है, सम्यक ज्ञान सत्य था, असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। नेक्स्ट, सम्यक चरित्र हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। क्वेश्चन 27, स्थायी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया था। आरंभ में यह बंगाल के राजाओं तथा तालुकदारों के साथ किया गया जिन्हें बाद में जमींदार के रूप में जाना गया। इस व्यवस्था में जमींदारों को कंपनी को एक निश्चित भूमि कर एक निश्चित समय में देना होता था। यदि कोई जमींदार अपना भूमि कर समय पर जमा नहीं करा पाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में लागू हुई थी। यह औपनिवेशिक शासक की 19% भूमि पर लागू होता था। क्वेश्चन 28, अहमदाबाद मिल हड़ताल पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने बोनस को लेकर हड़ताल का आयोजन किया। महात्मा गांधी जी द्वारा इस हड़ताल का नेतृत्व किया गया। गांधी जी ने खुद भी इस हड़ताल में पहली बार अनशन रखा। मजबूर होकर मिल मालिक मजदूरों से समझौता करने के लिए तैयार हो गया तथा मजदूरों को 35% भत्ता देने के लिए घोषणा कर दी, जिससे हड़ताल समाप्त हो गई। चंपारण के बाद यह गांधी जी का भारत का दूसरा सफल सत्याग्रह था। क्वेश्चन 29, किताब अल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर है, किताब अल हिंद किताब उल हिंद अल बिरूनी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक के 80 अध्याय हैं जिनमें भारत के धर्म, दर्शन, समाज, परंपराओं, चिकित्सा, ज्योतिष आदि विषयों के विस्तृत ढंग से लिखा गया है। क्वेश्चन 30, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण कीजिए। तो इसका उत्तर है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। पुरुष खेत जोतने व हल जोतने का कार्य करते थे जबकि महिलाएं निराई, कटाई व फसल से अनाज निकालने के कार्य में हाथ बटाती थी। कृषक और मजदूर के लिए भोजन इत्यादि पहुंचाने की व्यवस्था प्राय महिलाओं के द्वारा की जाती थी। क्वेश्चन 31, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो पहला है, उनकी जमीनें धीरे धीरे जमींदारों साहूकारों के हाथों में जाने लगी। लगान अदा न करने की स्थिति में संथाल लोग साहूकारों से ऋण आदि लेते और साहूकार उनसे 50 से 500% सूद वसूल करते थे। सेकंड पॉइंट है, सरकारी अधिकारी, पुलिस सभी संथालों का शोषण करते थे, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। थर्ड पॉइंट है, अंत में संथालों ने बाहरी लोगों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन 32, सिंधु सभ्यता के पतन के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता थी, परंतु समय के साथ साथ यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई। इसके पतन के विषय पर विद्वान एक मत नहीं है। संक्षेप में इन सभ्यता के पतन के निम्न कारण माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है बाढ़। तो देखिए, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चुनोदड़ो तथा AR राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना है।
परंतु इससे उन नगरों के पतन के कारणों का प्रकाश नहीं पड़ता जो नदियों के किनारे नहीं बसे थे। नेक्स्ट कारण था महामारी। अमेरिकी इतिहासकार KUR केनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। RL स्टाइन और अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अति कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान के क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी वहां वर्षा कम होने लगी, अतः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। क्वेश्चन 33, हड़प्पाई लोगों की कृषि औद्योगिकी पर एक लेख लिखिए। तो इसका उत्तर है हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्खनन के दौरान अनाज के दानों का पाया जाना इसकी ओर संकेत करता है, किंतु कृषि की विविध विधियों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। खेतों के जोतने के संकेत काली बंगन से मिले हैं। मोहरों पर वृषभ का चित्र पाया जाना भी इस ओर संकेत करता है। इस आधार पर पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कई स्थानों से मिट्टी के बने हल भी मिले हैं। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि दो फसलों को एक साथ भी उगाई जाती थी। मुख्य कृषि उपकरण कुदाल थी तथा फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों पर पत्थर व धातु के फलक लगाए जाते थे। अधिकांश हड़प्पा क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया था क्योंकि यह क्षेत्र अर्ध शुष्क प्रवृत्ति का है। सिंचाई के मुख्य साधन नहर और कुएं थे। अफगानिस्तान में नहरों के विशेष अवशेष मिले हैं। प्राय सभी जगह कुएं मिले और धोलावीरा में जलाशय मिला है। संभवतः सिंचाई हेतु इसमें जल संचय किया जाता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है भारत की यात्रा करने से पूर्व इब्न बतूता किन किन देशों की यात्रा कर चुका था। तो इसका उत्तर है इब्न बतूता एक विश्व यात्री था जिसका नाम मोरक्को के तेजियार में हुआ था। इसे यात्रा करने का बहुत शौक था। भारत आने से पहले वह मक्का, सीरिया, ईरान, फारस, यमन, ओमान की भी यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचा। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक की ख्याति से आकर्षित होकर इब्न बतूता दिल्ली पहुंच गया। सुल्तान भी उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना देता है। 1342 में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर मंगोल शासक के पास भी भेजा था। चीन जाने से पहले इब्न बतूता मध्य भारत, बंगाल, असम, श्रीलंका, सुमात्रा होते हुए चीन पहुंचा। अपनी रोचक यात्राओं का वर्णन उसने अपनी किताब रिहला में किया है। क्वेश्चन 35, भक्ति आंदोलन के उदय के 3 कारण बताइए। तो पहला है जाति व्यवस्था का जटिल होना। मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था का स्वरूप बहुत जटिल हो गया था। समाज में उच्च जातियों का निम्न जातियों पर अत्याचार बढ़ गए थे जिससे उनमें व्यापक असंतोष पैदा हुआ। ऐसी स्थिति में भक्ति मार्ग ने सबके लिए मार्ग खोल दिए। यह आंदोलन मानव की समानता पर बल देता था। सेकंड पॉइंट था यहाँ पे हिंदू धर्म की त्रुटियां। मध्यकाल में हिंदू धर्म अपनी पवित्रता खो बैठा था। इससे अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। हिंदू धर्म में व्यर्थ के कर्मकांड शामिल हो गए थे। इसलिए भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू धर्म में सुधार हेतु एक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लाम का भय। भारत में इस्लाम के प्रसार से भारत में भक्ति आंदोलन को बल मिला। मुसलमान शासकों द्वारा हिंदुओं को बलपूर्वक इस्लाम में लाने का प्रयत्न किया गया। हिंदू धर्म को पतन से बचाने के लिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी उन्हीं में लिखित है। पहला है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार। इसकी विशेषता है भारतीय संविधान में लोगों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान ने किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया है तथा सभी धर्म के लोगों को समान माना गया है। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को
जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, बिना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया गया है, यानी कि मत डालने का। आपको बताना है जो है अपने संविधान में टोटल जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये ऊपर आ भी चुका है अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। क्वेश्चन 37, हड़प्पाई समाज के शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक शासक वर्ग अवश्य था। यहाँ की उत्तम व्यवस्था के लिए किसी शासक वर्ग का होना जरूरी था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ धर्म शासित जो है संघवाद था। इन सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा के शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का वर्णन जो है इस प्रकार कर सकते हैं। पहला है, एक जो है सुनियोजित नगर योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शासकों द्वारा किए जाते थे। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ एक राजा नहीं बल्कि कई शासक थे जो अपने अपने क्षेत्र की देखभाल करते थे। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये शासक पुरोहित शासक रहे होंगे जो धार्मिक अनुसंधानों का आयोजन करते थे। विशाल स्नानागार जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं धार्मिक अनुसंधानों की ओर इशारा करती हैं। नेक्स्ट है, ये शासक व्यापार पर भी अपना नियंत्रण रखते थे। वस्तुओं के आयात निर्यात और क्रय तथा विक्रय इन शासकों की देखरेख में ही होता था। क्वेश्चन 38, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें अनेक नगरों का विकास हुआ। इस सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का वर्णन इस प्रकार है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है हड़प्पा। इस सभ्यता का खोजा गया सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोटेगुमरी नामक जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता का दूसरा अति महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से कांसे की बनी नरितंकी की मूर्ति, विशाल स्नानागार और अनानागार के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल। यह हड़प्पा स्थल वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसे समुद्री व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कालीबंगा, पॉइंट नंबर 4। यह स्थल राजस्थान में स्थित है। इस स्थल से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अतः इस स्थल का नाम कालीबंगा रखा गया है। इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बनावली। यह स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। इस स्थान से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं, जिससे इस सभ्यता की कृषि प्रणाली का पता लगता है। नेक्स्ट है सोरतुगई, ठीक है। यह स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। इस स्थल के नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा। यह स्थल गुजरात में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। इस स्थान से जलाशय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त राखीगढ़ी, नागेश्वर, बालाकोट आदि भी इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे। क्वेश्चन 39, 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, जैसा कि हमें पता है कि भारतीयों ने सबसे पहले संगठित होकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 1857 में विद्रोह किया था। यह विद्रोह किसी एक कारण से न होकर अनेक कारणों का सामूहिक परिणाम था। इस विद्रोह के उत्पत्ति के कारणों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, अंग्रेजी सरकार ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए कुछ सुधार कानून बनाए, जिनमें सती प्रथा कानून, बाल विवाह कानून, कन्यावध को रोकने का कानून आदि प्रमुख थे। समाज के रूढ़िवादी लोगों ने उनके इन सुधारों को अपने धर्म और सामाजिक परंपरा में एक दखलंदाजी के रूप में लिया। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। अंग्रेज लोग ईसाई धर्म और ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन दे रहे थे। इससे भारत के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और यही कारण आगे चलकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने सहायक संधि प्रथा और लैप्स की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत लगभग सभी भारतीय राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गए। लैप्स नीति में यह प्रावधान था कि जिस राज्य के यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा
उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। अतः भारतीय शासकों में यह भय और डर का माहौल बना हुआ था। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। अंग्रेजी सरकार भारत का दोहरा शोषण कर रही थी। यहाँ से कच्चा माल सस्ते रेट में खरीद कर इंग्लैंड भेजते थे और वहाँ से कंपनियों के द्वारा निर्मित सामान को ऊंचे दामों पर भारतीय बाजारों में बेचते थे। इस व्यवस्था में भारतीय कारीगर बिल्कुल समाप्त हो गए, जो आगे चलकर विद्रोह का कारण बने। नेक्स्ट है तत्कालीन कारण। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस माने गए। उस समय यह अफवाह फैल गई कि जो नए कारतूस आए हैं उन पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। सैनिक इस बात से खफा थे कि सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी। क्वेश्चन 40, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। इस नगर की कुछ विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। तो इसमें पहला है एक नियोजित नगर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित नगर था। नगर को एक योजना के द्वारा बसाया गया था। इसमें जल निकासी की उत्तम व्यवस्था स्थापित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सेकंड पॉइंट, नगर का 2 भागों में विभाजन। मोहनजोदड़ो नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसके ऊपरी भाग को दुर्ग और निचले भाग को शहर कहा जाता था। संभवतः दुर्ग में कुलीन वर्ग तथा शासकों का निवास था तथा जन सामान्य निचले शहर में रहते थे। नेक्स्ट है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। लगभग हर घर में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। घर के निर्माण के समय एकांतता का विशेष ध्यान रखा जाता था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। हर घर में एक स्नान घर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में 700 कुओं के होने के प्रमाण मिले हैं जिनमें पानी की आवश्यकता की पूर्ति होती थी। नेक्स्ट है सड़कों और नालियों की व्यवस्था। इस नगर की अनूठी विशेषता इसकी नियोजित जल निकास प्रणाली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ नालियों को बनाया गया और फिर आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी की नालियों से जोड़ना था, जो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली से सटा आवश्यक था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे माल गोदाम व विशाल स्नानागार। तो इसमें देखिए मोहनजोदड़ो में दुर्ग में कुछ विशेष संरचनाएं भी मिली हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना थी जिसमें के ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है और अब विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। चारों ओर से एक गलियारे से घिरा है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। संभवतः है इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको बताना है अपने संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो कितने मौलिक अधिकार हैं जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको और भी वीडियो देखनी तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका यूज़र नेम है MS Education TV। वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।